हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव रंजन आप सभी 12th के बच्चों के लिए आगामी 2025 में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अच्छे ढंग से वीडियो लेकर आया हूं। तो हर एक क्वेश्चन को बखूबी अच्छे ढंग से पढ़िएगा। जैसा कि आपने जीवों में जनन अध्याय 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 में 20 और 20 दोनों यानी 40 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, हम आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन डील नहीं करेंगे, वही क्वेश्चन डील करेंगे जो बिल्कुल 2025 में क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। हम उसी क्वेश्चन को आप लोग को डील करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने से आपको याद करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल आज का वीडियो आप ही लोग के लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्टिव की तैयारी आपको अच्छे ढंग से है, तो हम उन बच्चों के लिए जिनको ऑब्जेक्टिव में परेशानी है उनके लिए वीडियो स्पेशल लेके आए हैं। तो वीडियो को अच्छे ढंग से देखिएगा और हर एक ऑप्शन का हम आंसर बताएंगे। वो कैसे वो ऑप्शन होगा, किसी क्वेश्चन का ऑप्शन क्यों होगा, कैसे होगा, फिर से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि कोई भी क्वेश्चन को टेंशन में नहीं पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को इजी वे में सीखना है, ठीक है। जहां भी परेशानी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। आने वाले जो वीडियो है उसमें जरूर हम आपको वो प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का पहला जो आपका 41वां कोई क्वेश्चन होगी पार्ट 3 का, वो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, इनमें से बंगाल का आतंक किन्हें कहा गया है? इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है और सारे बच्चों को इसका आंसर याद भी है कि बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को। जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जो जल में ऑक्सीजन को भी रिसीव करता है और जो जल में बहुत सारे जो गंदगियां हैं जिसको आप लोग कहते हैं प्रदूषण, उसको भी अवशोषित करके जल को शुद्ध बनाता है, ठीक है। तो बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को, इसका सही जवाब। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो जैसे कि मैंने आपको 41 क्वेश्चन बताया है कि ऑक्सीजन और प्रदूषण दोनों को ग्रहण करता है कौन? जलकुंभी। तो इसका सही जवाब आपको आएगा जलकुंभी, सही है। कोई दिक्कत यहां तक बेटा जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें किस पौधा की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है? तो शायद आपने पढ़ा होगा कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में एक पत्ती बतलाया होगा ब्रायोफिल्लम, ठीक है। ब्रायोफिल्लम एक ऐसा पत्ती है जिसके कटे किनारों से एक नए पौधे विकसित होते हैं। तो इसका सही जवाब आपका होगा ब्रायोफिल्लम, ठीक है बेटा। सही जवाब क्या हो गया? ब्रायोफिल्लम। क्लियर है? चलिए मैंने हर एक बच्चों को हर एक वीडियो में मैं बार बार बताता हूं कि कोई भी क्वेश्चन टेंशन में आप ना पढ़े। इससे क्या होगा ना, तनाव उत्पन्न के कारण कोई भी आप क्वेश्चन अच्छे ढंग से नहीं सीख पाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जब नर और मादा गैमेट में युग्मक बनता है तब यह क्या कहलाता है? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। तो नर और मादा गैमेट युग्मक होता है तब यह क्या कहलाता है? जब दो गैमेट भाग ले, नर और मादा, तो आपको भी पता है इसमें हमेशा होगी लैंगिक जनन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा जी, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? किनमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है मतलब बाह्य निषेचन होता है? तो शायद आपको आंसर पता ही होगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है मेढक।
जी। तो बाह्य निषेचन क्या चीज में होता है बेटा? मेढक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला जो क्वेश्चन मेरा है वो ये है, इनमें किसमें बहुकशाभिका, बहुकशाभिका को हम लोग फ्लैजेला के नाम से भी जानते हैं, कशाभिका को फ्लैजेला के नाम से भी जानते हैं। और यही फ्लैजेला किसी भी जीवों को जिसमें वो पाए जाते हैं उन्हें गति करने में मदद करते हैं। तो इनमें किसमें बहुकशाभिका चल बीजाणु पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है बाउचेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, नीफ जीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे ढंग से सीखना है। बायोटेक्नोलॉजी जो आपका चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी, उसमें कहीं ये शब्द आया भी होगा, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा। नीफ जीन के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। नीफ जीन क्या होता है ना, कि पौधों के जड़ों में जो राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं वो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण द्वारा मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। तो वो जो जीन मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा, वो नीफ जीन का काम है। और ये जो है राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, राइजोबियम में नीफ जीन पाया जाता है राइजोबियम में। ठीक है, यह राइजोबियम नाइट्रोजनी स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति को क्या करता है? बढ़ाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दे बेटा। क्वेश्चन नंबर 48, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ठीक है, द्विखंडन सबसे पहली बात जाना है, द्विखंडन होता क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे हमने ले लिया अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसके मध्य में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जब यह केंद्रक पूरी तरह से परिपक्व होता है तो ये जो अमीबा है यह कितने भागों में विभाजित हो गया? 2 भागों में। और केंद्रक भी धीरे धीरे विभाजित होते हैं और विभाजित होकर 2 नए अमीबा का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो यानी एक अमीबा से कितने अमीबा बना? 2 अमीबा। किसके फलस्वरूप? द्विखंडन के फलस्वरूप। तो ये जो द्विखंडन का प्रोसेस होता है केवल अमीबा में नहीं बल्कि पैरामीशियम और इगुलिना में भी होता है। तो इसका सही जवाब है अमीबा, पैरामीशियम, तो ये दोनों में होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जेम्यूल बनते हैं। ठीक है, जेम्यूल बनते हैं, इसका सही जवाब होगा स्पंज में। जी हाँ, जेम्यूल बनते हैं स्पंज में। ठीक है, क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, बिना निषेचन फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बिना निषेचन जब फल बनता है तो अनिषेक फलन भी कहते हैं या उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक। ठीक है ना, कौन कार्पिक कहते हैं बेटा? पार्थेनोकार्पिक। बिना निषेचन के फल निर्माण को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक। सही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ओके, इनमें कौन पुष्पी पौधा जनन में काम नहीं आता? इनमें कौन पुष्पी पौधा जनन में काम नहीं आता? तो इसका सही जवाब है कोनिडिया। कोनिडिया एक ऐसे पुष्पी पौधा है जो जनन की क्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब 2 भिन्न, जहां भी 2 भिन्न आ गया समझिए नर और मादा, जब 2 भिन्न विभेद के युग्मक संलयन करते हैं तो इस विधि को कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है बेटा, लैंगिक जनन मतलब नर और मादा के संलयन से जब नए जीव का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं लैंगिक जनन। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं बेटा। जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है। ठीक है, जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है, इसका सही जवाब आपका होगा द्विविखंडन। कौन विखंडन? द्विविखंडन। ठीक है ना, इसका सही जवाब क्या होगा बेटा? द्विविखंडन। ओके, चलिए द्विविखंडन। कोई दिक्कत है? जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होते किसके द्वारा? द्विविखंडन के द्वारा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं बेटा। मधुचक्र मैंने पढ़ाया था ऋतुस्राव चक्र। तो ऋतुस्राव चक्र होती है मनुष्य, बंदर और चिंपैंजी में। जब जनन अंग में चक्रीय प्रक्रिया शुरू होती है, ये क्रिया जब जानवरों में शुरू होती है तो मधुचक्र कहते हैं, लेकिन जब जनन अंग
में चक्रीय प्रक्रिया मनुष्यों में होती है तो उसको कहते हैं ऋतुस्राव चक्र। तो मनुष्य, बंदर और चिंपैंजी में जो चक्रीय प्रक्रिया होता है उसे कहते हैं ऋतुस्राव चक्र। लेकिन जब यही प्रक्रिया जानवरों में होती है तो उसे कहते हैं मध्य चक्र। तो ये सभी गाय, भैंस है ना, गाय, भेड़, कुत्ता, ये सभी में जो होती है वो आपको मध्य चक्र प्रक्रिया होती है। ऑप्शन डी सही जवाब इसका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं अंड जनन। जी हाँ, अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं कौन जनन बेटा? अंड जनन। ठीक है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन और अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुक्राणु बनने की क्रिया विधि, जैसे मैंने बताया पिछला क्वेश्चन में, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन। थोड़ा सा देख लीजिए आप, यहाँ हमने आपको एक चीज बताया होगा, युग्मक जनन। युग्मक जनन सही है। तो युग्मक का मतलब नर में बनता है नर युग्मक, नर युग्मक बनता है कौन? शुक्राणु। ठीक है, और मादा में बनता है मादा युग्मक अंडाणु। ठीक है, तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया कहते हैं शुक्राणु जनन। ठीक है ना, और अंडाणु बनने की प्रक्रिया कहते हैं अंड जनन। क्लियर है बेटा? तो पिछला आपने देखा होगा अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं, उसी तरह से शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को शुक्राणु जनन कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 57, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो आपको पता होगा अलैंगिक जनन की परिभाषा, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अकेले ही एक नए जीव का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, उसे कौन जनन कहते हैं? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें कोई जीव अकेले ही नए जीव का निर्माण करता है। अकेले मतलब सिंगल, सिंगल का मतलब कितना बेटा? एक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 58 क्वेश्चन, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकती है? पौधों में अलैंगिक जनन, याद रखिएगा इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। पौधा में अलैंगिक जनन पूछ रहा है, जीवों में नहीं पूछ रहा, पौधा में अलैंगिक जनन। तो पौधा में अलैंगिक जनन केवल एक ही विधि द्वारा होती है, वो है मुकुलन। ठीक है, अगर जीवों की बात आती तो ये तीनों आंसर सही हो जाते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है केवल पौधों में, तो पौधों में होगा मुकुलन। ठीक है, चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? तो कायिक जनन का परिभाषा समझ लीजिए, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना एवं पत्ती, जड़, तना और पत्ती के द्वारा जब एक नए पौधे का निर्माण होता है तो उसी को कहते हैं कायिक जनन। कौन जनन बेटा? कायिक जनन। अभी मैंने फिर से बताया कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जड़, तना एवं पत्ती के द्वारा जब एक नए पौधे का निर्माण होता है तो उसी को कहते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो इसका सही आंसर जड़, तना और पत्ती, इसका सही ऑप्शन डी होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। सही है ना? कोई परेशानी हो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपकी परेशानियों को अगला वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? टेंशन लेके कोई भी टॉपिक को नहीं पढ़ना बेटा जी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दम इजी वे में डील करेंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव ना पढ़े, ऑब्जेक्टिव के रूप में सब्जेक्टिव आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन है पार्ट 3 का, देखेंगे आलू में कायिक है ना, आलू में कायिक संचरण या कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ठीक है, मैंने पढ़ाया होगा आलू में आंख। ठीक है, आलू में आंख, तो याद है बेटा आलू जो है एक तना का रूप है, आलू जड़ नहीं है, आलू तना है। तो आलू में कायिक संकरण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है स्तंभ द्वारा। ठीक है, सही जवाब क्या है बेटा आपका? स्तंभ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है ना? तो यदि आपको हर एक ऑब्जेक्टिव अच्छे ढंग से समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट जो आगामी 2025 के हैं उन्हें लाभ प्राप्त हो। हमारे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद।